KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं G7 समिट की खबर के साथ। ब्रिटेन ने भारत को G7 समिट के लिए आमंत्रित किया है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 शिखर सम्मेलन के लिए अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। उन्होंने 11 से 13 जून के बीच कॉर्नवॉल के तटीय क्षेत्र में ब्रिटेन की अध्यक्षता में होने वाली हाई लेवल मीटिंग की डिटेल की पुष्टि 17 जनवरी 2021 को दी है। जॉनसन ने पिछले साल एक फोन कॉल के दौरान पीएम मोदी को निमंत्रण दिया था। भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को मल्टीलेटरल समिट के गेस्ट कंट्रीज के रूप में चुना गया था। द ग्रुप ऑफ 7 और G7 which is made up of the UK, Canada, France, Germany, Italy, Japan and the US is dubbed as an open forum where the world's most influential and open societies are brought together for close-knit discussions with the pandemic likely to dominate this year's talks. दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए लोकतांत्रिक देशों के सबसे प्रोमिनेंट ग्रुपिंग के रूप में G7 लंबे समय से डिसिसिव इंटरनेशनल एक्शन के लिए मोटिवेशन का काम करता रहा है। यूके के फॉरेन ऑफिस का कहना है कि दुनिया की फार्मेसी के रूप में भारत पहले से ही दुनिया के 50% से ज्यादा टीकों की सप्लाई करता रहा है। महामारी से लड़ने में यूके और भारत ने एक साथ मिलकर काम किया है। यूके भारत के लिए एक परमानेंट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल सीट का समर्थन करने वाला पहला P5 सदस्य और 2005 में G7 समिट में भारत को इनवाइट करने वाला पहला G7 सदस्य था। वर्तमान में ब्रिक्स प्रेसिडेंट और साल 2023 में G20 प्रेसिडेंट के रूप में भारत दुनिया भर में बेहतर निर्माण में मदद करने के लिए मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। Cornwall as the location for the summit has been chosen to focus the eyes of the world on the beautiful, historic and innovative region. G7 शिखर सम्मेलन के अलावा इस साल फरवरी में यूके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करेगा और इस साल के अंत में यूके ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट समिट और विकासशील दुनिया के बच्चों को स्कूल पहुंचाने के उद्देश्य से एक ग्लोबल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। अगली खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने संकेत दिया है कि सेंट्रल बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए से निपटने के लिए एक बैड बैंक के आइडिया पर कंसिडर कर सकता है और बैंक्स और नॉन बैंक्स को एप्रोप्रिएट कंप्लायंस कल्चर अपनाने और जोखिमों को जल्द पहचानने की सलाह देता है। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी फंसा हुआ कर्ज तुलनात्मक आधार पर सितंबर 2021 तक बढ़कर 13.5% तक पहुंच सकता है, जो सितंबर 2020 में 7.5% था। रिपोर्ट के अनुसार अगर आर्थिक माहौल और खराब होता है और गंभीर दबाव की स्थिति पैदा होती है तो ग्रॉस एनपीए अनुपात 14.8% तक जा सकता है। A bad bank buys the bad loans and other illiquid holdings of other banks and financial institutions, which clears their balance sheet. Banks led by the Indian Banks Association, that is IBA, had last May submitted a proposal to set up a bad bank to the Finance Ministry and the RBI, proposing equity contributions from the government and the banks. अब बात करते हैं भारत के पहले लेबर मूवमेंट म्यूजियम की। वर्ल्ड लेबर मूवमेंट के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल के हाउस बोट टूरिज्म हब अलापुझा में शुरू किया जाएगा। The museum will feature a huge repository of documents and exhibits that shaped the labor movements across the continents and impacted Alappuzha, the cradle of the labor movement in the country in particular and Kerala in general. State Tourism Department said on 17 January 2021. बंदरगाह और कॉयर म्यूजियम के साथ साथ शहर की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करते हुए लेबर मूवमेंट म्यूजियम क्लास स्ट्रगल और श्रमिकों की उत्साही लड़ाई पर देश में पहली ऐसी झांकी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी जो पर्यटकों को आकर्षित करेगी। न्यू मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो पहले बॉम्बे कंपनी द्वारा संचालित थी, इसे लेबर मूवमेंट म्यूजियम में बदल दिया गया है। ये पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स और अन्य एग्जीबिशन के जरिए वर्ल्ड लेबर मूवमेंट और केरल के लेबर मूवमेंट से जुड़े इतिहास को प्रदर्शित करेगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चीन 2024 में अमेरिका से आगे निकलते हुए इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन यानी IDC के डाटा के मुताबिक IoT पर चीन का खर्च 2024 तक लगभग $300 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगले 5 सालों में 13% बनी रहने के आसार हैं। आईडीसी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में IoT पर पूरी दुनिया जितना खर्च करेगी
उसका लगभग 26.7% अकेला चीन ही खर्च कर रहा होगा। उसके बाद 23.8% के साथ अमेरिका का नंबर है और इस सेक्टर में वेस्टर्न यूरोप का शेयर होगा 23.4%। Among the 20 industries covered in the IDC's report, manufacturing, government and consumer IoT spending will account for more than half of the total market spending by 2024. The Internet of Things describes the network of physical objects, things that are embedded with sensors, software and other technologies for the purpose of connecting and exchanging data with other devices and systems over the internet. आज 7 बिलियन से भी ज्यादा लोग IoT डिवाइस के साथ कनेक्टेड हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये संख्या साल 2025 तक 22 बिलियन होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं नासा टेस्ट ऑफ SLS मून रॉकेट इंजन्स। ये खबरों में है क्योंकि नासा ने अपने विशाल स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS ल्यूनर रॉकेट के लिए 16 जनवरी 2021 को इंजनों की एक टेस्ट फायरिंग की, लेकिन वे प्लान ड्यूरेशन से पहले ही बंद हो गए। मिसिसिपी के स्टेनिस स्पेस सेंटर में हॉट फायर टेस्ट के दौरान इसके 4 रॉकेट इंजनों में ईंधन सिर्फ कुछ ही पल के लिए जला, जबकि इसे कम से कम 8 मिनट के लिए जलना था। SLS रॉकेट काफी इंपॉर्टेंट है आर्टेमिस मिशन के लिए। आइए समझते हैं डिटेल में। SLS रॉकेट का उद्देश्य आर्टेमिस मिशन शुरू करना है, जो अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर वापस ले जाएगा। कट शॉट के बावजूद नासा ने कहा कि RS-25 इंजन के टेस्ट के जरिए प्लान्ड मिशंस के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जुटा ली गई है। नासा's Artemis 1 mission to test the SLS and an unmanned Orion spacecraft is scheduled to take place before the end of 2021. The following Artemis 2 mission in 2023 will take astronauts around the moon but will not land. Artemis 3 will send astronauts, including the first woman, to the moon in 2024. NASA's eventual goal is to establish an Artemis base camp on the moon before the end of the decade. A manned return to the moon is the first part of the Artemis program to set up a long-term colony and test technologies for a crewed mission to Mars in the 2030s. अब बात करते हैं ओपन स्काईज ट्रीटी की। ये खबरों में क्यों है? क्योंकि रूस ने घोषणा की है कि वो ओपन स्काईज ट्रीटी छोड़ रहा है। अब इस ट्रीटी के बारे में समझ लीजिए। शीत युद्ध के दौरान तनाव को कम करने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट द्वारा 1955 में सबसे पहले प्रस्तावित सोवियत संघ के टूटने के बाद नाटो सदस्यों और पूर्व वार्सा पैक्ट देशों के बीच साल 1992 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये 2002 में प्रभावी हुई और इसमें 35 सिग्नेटरीज थे, जिनमें यूएस और रूस के साथ साथ एक नॉन रेटिफाइंग मेंबर किर्गिस्तान भी था। यह उन देशों के बीच एक समझौता है जो प्रतिभागियों को अपने साथी सदस्य राज्यों के किसी भी हिस्से में अनमैन्ड टोही उड़ानों की अनुमति देता है। संधि के तहत एक सदस्य राज्य कंसेंट लेटर के साथ मेजबान राष्ट्र के किसी भी हिस्से पर जासूसी कर सकता है। एक देश 72 घंटे पहले नोटिस देने के बाद मेजबान राज्य पर एरियल इमेजिंग कर सकता है और 24 घंटे पहले अपना एग्जैक्ट फ्लाइट पाथ साझा कर सकता है। नवंबर में अमेरिका ने रूस पर ट्रीटी का उल्लंघन करने के आरोप लगाते हुए OST को छोड़ दिया था। इन आरोपों को मॉस्को ने खारिज किया और वॉशिंगटन को ट्रीटी छोड़ने का दोषी ठहराया। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है जो खबरें हमने आपको बताई आपको अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। अपनी तैयारियां जोर शोर से करते रहें, वीडियोस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।